हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने मैटर तक पढ़ा था। तो आज उसके बाद का स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स। पहले क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब तत्व। तो एलिमेंट्स क्या होता है? इट इज़ ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज्ड into or nor built from the simple substance by ordinary physical and chemical methods. It contains the only one kind of atoms. The number of elements known till that is 118. Elements क्या होता है? It is the simplest form of pure substance. किसी चीज़ का एक simplest form है, बहुत ही सरलतम आसान फॉर्म है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, ना कि तोड़ सकते हैं, ना उससे क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड से हम उसको तोड़ के उससे भी छोटा सब्सटेंस हम नहीं बना सकते, उससे सिंपल सब्सटेंस नहीं बना सकते, क्योंकि एलिमेंट सबसे सिंपल सब्सटेंस होता है। उसको हम किसी भी मेथड से, चाहे वो फिजिकल मेथड हो या चाहे वो केमिकल मेथड हो, किसी भी मेथड से हम उसको सिंपल फॉर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने लिया आयरन। आयरन मतलब लोहा। लोहा को अगर हम तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? लोहा ही मिलेगा। लोहा को जितना हम भी तोड़ेंगे उसको लोहा ही मिलेगा। लोहा के अंदर से तो हम तोड़ के तो नया चीज़ तो नहीं मिलेगा ना। लोहा को तोड़ने से लोहा को लोहा ही मिलेगा। सोने को तोड़ने से सोना ही मिलेगा। तो जितना सब एलिमेंट्स होता है, हमारे कितना एलिमेंट है? 118, 118 एलिमेंट है। एलिमेंट को अगर हम तोड़ेंगे तो वही एलिमेंट ही मिलेगा, उसी एलिमेंट का एटॉम्स ही हमको मिलेगा, नया कुछ चीज़ नहीं मिलेगा। तो कोई भी सिंपल सब्सटेंस पे वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में क्या है? हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट। सबसे ज़्यादा 118 हमारा एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ज़्यादा पाया जाता है। वो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स में। उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? 46.6%। ए नॉन मेटल इज़ द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट मतलब पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी पृष्ठ पर, पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है, अधातु है। वो मेटल में नहीं जाता, वो क्या है? नॉन मेटल है। तो कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज कितना होता है? 46.6%। इट इज़ द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की सतह में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑक्सीजन है। और पूरी ब्रह्मांड में, पूरी यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। उसके बाद और क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट एबुडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में और क्या ज़्यादा पाया जाता है? एल्यूमिनियम, Al। Al क्या होता है? एल्यूमिनियम। उसके बाद एन एलिमेंट कैन बी मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। देखो एलिमेंट हमारा 118 होता है। जो 118 एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट में से, उस एलिमेंट को क्या 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है मेटल, दूसरा पार्ट है नॉन मेटल, तीसरा पार्ट है मेटालॉइड। जो मेटल होता है वो है धातु, नॉन मेटल है अधातु, और मेटालॉइड जो होता है उपधातु। इसी तीन कैटेगरी में हमारा जो एलिमेंट्स है 118, उसको डिवाइड किया गया है। जो ऑक्सीजन, देखो अगर तुमको पूछा जाए पूरे यूनिवर्स में कौन सा एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट पूछा जाए, ज़्यादा पाया जाता है यूनिवर्स, तो तुमको क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बोलोगे। बोलेगा कौन सा नॉन मेटल, कौन सा नॉन मेटल जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, पृथ्वी की सतह में पाया जाता है, वो है ऑक्सीजन। और अगर नॉन मेटल ना बोल के अगर मेटल पूछेगा, कौन सा मेटल अर्थ के क्रस्ट में ज़्यादा पाया जाता है, वो होगा एल्युमिनियम। अगर नॉन मेटल बोलेगा, अधातु बोलेगा, तो होगा वो ऑक्सीजन।
अगर मेटल बोलेगा वो होगा एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल होता है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल होता है। तो अगर नॉन मेटल का हिसाब किया जाए, अगर नॉन मेटल के हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। अगर मेटल के हिसाब से देखा जाए एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में। देन सिंबल, सिंबल्स क्या होता है? प्रतीक। प्रतीक मतलब हमारा बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट को हम उसको पूरा तरह से उसका पूरा नाम लिख के उसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, और शॉर्ट में लिखने को क्या बोलते हैं? सिंबल बोलते हैं। सिंबल इज ए एब्रिविएशन और शॉर्टेन फॉर्म ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का पूरे नाम के बदले हम उसको अगर छोटे फॉर्म में लिखेंगे, छोटा करके लिखेंगे, उसको बोलते हैं सिंबल। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ सिंबल वाज इंट्रोड्यूस बाय द बर्जेलियस। जो सिंबल जो है 118 जो एलिमेंट है उसको जो सिंबल दिया गया है, ये जो सिंबल सिस्टम है, किस सिस्टम से हमको हर एक एलिमेंट का सिंबल बनाना है, सिंबल लिखना है, वो सिस्टम को हमको कौन दिया था? बर्जेलियस। बर्जेलियस एक साइंटिस्ट है, एक केमिस्ट है, जिन्होंने क्या किया था? हमको आइडिया दिया था, हमको बताया, इंट्रोड्यूस किया था कि सिंबल कैसे दिया जाता है, हर एक एलिमेंट का सिंबल कैसे दिया जाता है, उसको बताया था। तो सिंबल इन लैटिन नाउन्स फॉर सम एलिमेंट। जो सिंबल होता है ज़्यादातर लैटिन लैंग्वेज से आता है, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो होता है डेड लैंग्वेज होता है, इसीलिए ज़्यादातर जो साइंटिफिक नेमिंग होता है, साइंटिफिक नाम होता है, ज़्यादातर लैटिन नाम को यूज करके ही लिया जाता है या किया जाता है। तो एग्जाम्पल जैसे सोडियम, सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। तो नेट्रियम का पहले का दो अक्षर देखो क्या है? एन और ए। तो उसका सिंबल क्या दिया गया? Na दिया गया। देखो सोडियम में तो ऐसे पहले एस आ रहा है, लेकिन सिंबल में हमने एस लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो जो सिंबल दिया जा रहा है वो किसके आधार में दिया जा रहा है? लैटिन नाम के आधार में ही सिंबल दिया जा रहा है। तो सोडियम का लैटिन नाम याद रखो क्या? नेट्रियम। नेट्रियम का फास्ट दो अक्षर हो गया Na। पोटेशियम, पोटेशियम में देखो P है, तो सबको ही सोचेगा कि सिंबल होगा P, बट पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? K होता है, क्योंकि जो पोटेशियम का लैटिन नेम होता है वो क्या होता है? कैलियम। पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम होता है, जिसका पहला अक्षर K है, इसके लिए उसका सिंबल क्या हो जाएगा? K। वैसे एंटीमोनी का होता है स्टीवियम। उसके बाद कॉपर का हो गया कप्रम, गोल्ड का हो गया एरम, सिल्वर का हो गया आर्जेंटन। उसके बाद आयरन का हो गया फेरम, लीड का हो गया प्लम्बम, मरकरी का हो गया हाइड्राजाइरम, टीन का हो गया स्टेनम एंड टंगस्टन का हो गया फ्रॉम वोल्फ्रम। ये लैटिन वर्ड से नहीं आया। जो टंगस्टन जो सिंबल है वो W है। ये कहाँ से आया है? कौन से वर्ड से आया है? वोल्फ्रम से आया है। ये लैटिन वर्ड नहीं है। और तो इसे पता लगा कि नहीं? देखो सभी जो नामिंग किया गया है वो लैटिन वर्ड को लेके ही किया गया है। जैसे सोडियम का Na, पोटेशियम का K, एंटीमनी का Sb, कॉपर का Cu, गोल्ड का Au, सिल्वर का Ag, आयरन का Fe, लीड का Fb, मर्क्यूरी का Sg, टीन का Sn एंड टंगस्टन का W। तो ये सब शॉर्ट में हमें पता लग गया। तो हम पूरी तरह से हम अगर सोडियम नहीं लिखेंगे, सोडियम अगर हम वर्ड नहीं यूज करेंगे, उसके बदले हम अगर Na भी लिखेंगे तो जो कोई भी पढ़ेगा उसको क्या समझ में आएगा? Na लिखा है मतलब ये सोडियम का ही सिंबल है। तो हम पूरा नाम यूज ना करके पूरा जो एलिमेंट का फुल नाम ना लिखते हुए भी अगर हम उसका सिंबल लिख देते हैं तो वही एलिमेंट को ही वो क्या करेगा? समझाएगा। वैसे कॉपर को हम अगर कॉपर ना लिख के Cu लिख दें फिर भी वो कॉपर को ही समझाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ गया कंपाउंड्स। उसके बाद आ गया कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है? यौगिक। कंपाउंड्स क्या होता है? यौगिक।
एलिमेंट हमने क्या पढ़ा, तत्व पढ़ा। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, तत्व। 118 तत्व होता है। तो कंपाउंड्स क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर which कैन बी फॉर्म बाय कंबाइनिंग द 2 और मोर एलिमेंट्स इन द डेफिनाइट रेशियो बाय मास। कंपाउंड्स क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स अगर एक डेफिनाइट रेशियो से किसके द्वारा, अपने मास के द्वारा अगर कंबाइन हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। हाँ, तो यौगिक का मतलब क्या है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर का ही एक अवस्था है जिसमें क्या होता है, 2 और मोर एलिमेंट्स, दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या होता है, एक डेफिनाइट रेशियो से, एक फिक्स रेशियो से वो मिल जाते हैं अपने मास के हिसाब से। मास मतलब होता है द्रव्यमान, उसी हिसाब से वो मिल जाते हैं। इट कैन बी डिकम्पोज इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सुइटेबल केमिकल मेथड्स। इट कैन बी डिकम्पोज। देखो, एलिमेंट जब हमने पढ़ा था, मैंने क्या बोला था, एलिमेंट को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंट खुद ही एक सिंपल फॉर्म है। लेकिन कंपाउंड क्या है, यौगिक है। मतलब एलिमेंट मिलके ही वो कंपाउंड तैयार हो रहा है। तो जिस 2 या 3 एलिमेंट मिलके जो कंपाउंड तैयार हो रहा है, उसी कंपाउंड को अगर हम तोड़ेंगे तो फिर से वही एलिमेंट मिलेगा जिससे वो तैयार हुआ था। फॉर एग्जाम्पल वाटर क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। वाटर क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। वाटर किससे बनता है, वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है। तो हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को अगर मिला देंगे, वो और एलिमेंट होके नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो एक कंपाउंड हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। किसका कंपाउंड तैयार करेगा, वाटर का कंपाउंड। लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो मिलेगा, इससे मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक डेफिनाइट रेशियो में मिलाना पड़ता है, अपने मास के हिसाब से। किस रेशियो में मिलाना पड़ता है, डेफिनेट रेशियो में, 1:8 बाय मास। मतलब हाइड्रोजन को अगर 1 लेंगे, उसी हिसाब से हमको 8 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन के लिए 8 ऑक्सीजन अगर हम लेंगे, तो दोनों को अगर मिलाएंगे, इसी रेशियो से अगर मिलाएंगे, तो हमको वाटर मिलेगा। और वाटर को अगर हम तोड़ेंगे, वाटर को अगर डिकम्पोज करेंगे, तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने से वाटर बन जाएगा। वाटर को तोड़ने से फिर से हमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाएगा। उसके बाद कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कंपाउंड 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, previously it was believed that these compounds are derived from the non-living source like the rocks, minerals. But these are the fact that the compounds of all elements except hydride of carbon and their derivatives. पहले क्या माना जाता था, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो केवल नॉन लिविंग सोर्स से ही मिलता है। नॉन लिविंग मतलब जिसका जीवन नहीं होता, जिसका जीवन नहीं होता उनसे ही हमको नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलता है। जैसे रॉक्स हुआ, मिनरल्स हुआ, उनमें से हमको क्या मिलता था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलता था। बट एक्चुअली जो फैक्ट है, एक्चुअली जो बात है कि बट दीज आर द इन फैक्ट द कंपाउंड ऑफ ऑल दिस एलिमेंट एक्सपेक्ट द हाइड्रोजन ऑफ कार्बन अदर डेरिवेटिव्स। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, सभी एलिमेंट्स में से हमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकता है, बट किससे नहीं मिल सकता, हाइड्रोकार्बन से। कार्बन का जो कंपाउंड होता है, देखो 118 जो एलिमेंट्स होता है, 118 एलिमेंट्स में से जो कार्बन होता है, कार्बन को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स होता है उसको हम इनऑर्गेनिक बोलेंगे। और जो कार्बन जो होता है उसको हम ऑर्गेनिक बोलेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले सोचा जाता था कि वो नॉन लिविंग सोर्सेस से मिलता है, बट कार्बन को छोड़ के, जिस चीज़ में कार्बन नहीं होता उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ों में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है,
According to the earlier scientists, these compounds are derivative from the living source like the plants and animals. पहले क्या साइंटिस्ट का जो अकॉर्डिंग टू एर्लियर साइंटिस्ट, जो पहले के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो क्या बोलते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है किससे मिलता है? लिविंग सोर्स से। पहले बोला जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग सोर्स से मिलता था, जीवित चीज़ों से ही मिलता था, जब जीवित से ही मिलता था, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल से ही मिलता था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे मिलता था? प्लांट्स एंड एनिमल से ही मिलता था। तो किसका धारणा था? ये एक पहले के साइंटिस्ट लोग सोच रहे थे। और दिस रिमेन ब्यूरिड अंडर द अर्थ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, दीज आर द हाइड्राइड ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। पहले के अनुसार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो लिविंग सोर्स से मिलता था, बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, बट आज के जो कॉन्सेप्ट निकला है, जो आज का जो थ्योरी निकला है, उसमें क्या बोला गया है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड डेरिवेटिव। कार्बन का ही अलग अलग जो कंपाउंड्स है, हाइड्राइड्स है, कार्बन का जो डेरिवेटिव्स है, उससे ही हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे मिलता है? कार्बन को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स से हमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलता है, और कार्बन से हमको क्या मिलता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलता है। मिक्सचर, दिस आर द मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिश्रण। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिश्रण। These are made up of two or more pure substance. These are made up of pure two or more substance. दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को अगर हम मिला दें तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। They can possess the variable composition, can be separated into their components by the physical method. मिक्सचर जैसे चीनी और पानी, चीनी और पानी को मिला देंगे, वो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। तो जो मिक्सचर होता है, तो बहुत सारे मिक्सचर जो होता है हम उसको फिजिकली मेथड से अलग कर सकते हैं। मतलब जो चाय हुआ, चाय हम बनाते हैं, चाय जो छानते हैं, तो चाय पत्ती जो ऊपर में रह जाता है और चाय की जो पानी चाय जो होता है वो कप में आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, जिसको हम फिजिकली मेथड से निकाल सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेथड होता है जिसको हम फिजिकली नहीं निकाल सकते, खुद से नहीं निकाल सकते, उसको निकालने के लिए केमिकल मेथड का यूज करना पड़ता है। तो मिक्सचर में भी होमोजेनियस व्हेन द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड द हेट्रोजेनियस व्हेन द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मिक्सचर दो टाइप का होता है, जो मिश्रण दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस में क्या होता है? जो मिक्सचर होता है उसमें जितना सब चीज़ें हम डाले होते हैं सेम क्वांटिटी में, सेम कंपोजिशन में डाले होते हैं। मतलब पानी में हम कुछ चीज़ अगर डालेंगे, चीनी डालेंगे या नमक डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, सेम कंपोजिशन में डालना पड़ता है, अलग अलग कंपोजिशन में नहीं डालना पड़ता। बट हेट्रोजेनस में क्या होता है? अलग अलग कंपाउंड, मतलब हम जब मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर में जो जो चीज़ें डालते हैं वो अलग अलग कंपोजिशन में होगा, समान तरह का नहीं होगा, अलग अलग क्वांटिटी में डाला जाएगा। द कॉमन मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो एक बार अगर मिक्सचर बन गया, अगर सोचो कि दो या तीन चीज़ों को मिला के हमने मिक्सचर बना दिया, एक मिश्रण बना दिया, और वो तुमको बोला गया कि वो मिक्सचर में से जो मैं दो या तीन तो चीज़ों मिलाया है उसको अलग करो। तो कैसे हमको अलग करना है? जैसे एक एग्ज़ाम्पल, जैसे पानी में मैंने नमक मिला दिया, पानी में हमने नमक मिला दिया और बोला गया कि पानी में से फिर से नमक को अलग करो। पानी में हमने नमक मिलाया, तुमको बोला गया कि पानी में से नमक को अलग करो, तो तुम पानी में से नमक को कैसे अलग करोगे? पानी को बॉईल करोगे, पानी को जो बॉईल करोगे, उबालोगे, क्या होगा? पानी बाष्प हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? भाप हो के भाप हो जाएगा, और भाप होने के बाद क्या होगा? सॉल्ट वही बर्तन में ही रह जाएगा, जो नमक है वो बर्तन, वो थोड़ा ना भाप होगा। पानी भाप होता है, थोड़ी ना नमक भाप होगा, नहीं होगा। तो अगर हम नमक पानी को उबालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? भाप हो जाएगा, लेकिन नमक वही बर्तन में ही रह जाएगा। तो हमने नमक को अलग कर दिया पानी से। तो बहुत सारे मिक्सचर होता है जिसको हम फिजिकली मेथड से अलग कर सकते हैं, बहुत सारे केमिकली मेथड से अलग कर सकते हैं। तो मेथड का, तो जो कॉमन मेथड होता है, जो नॉर्मल मेथड होता है मिक्सचर का, वो होता है फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन। फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन
फिल्ट्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सॉलिड्स डेट आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड बाय pouring द लिक्विड इनटू द फिल्टर फनल. ए लिक्विड passes थ्रू द फिल्टर, द सॉलिड पार्टिकल्स आर हेल्ड ऑन द फिल्टर. फिल्ट्रेशन मतलब फिल्टर करना, छानना. फिल्ट्रेशन मतलब होता है छानना. जो हम पानी छानते हैं, जो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बाल्टी में हुआ जो पानी जो भरते हैं तो उस ऊपर में क्या देते हैं, कपड़ा दे देते हैं. पतला सा कपड़ा दे के उसको पानी को भर्ती करते हैं. उससे क्या होता है, पानी छन छन के अंदर जाएगा. पानी अंदर जाएगा, लेकिन वो जो गंदा जो पार्टिकल्स होता है, जो छोटा छोटा मिट्टी होता है, छोटा छोटा गिट्टी टाइप का होता है, छोटा छोटा जो सैंड पार्टिकल्स होता है, वो क्या हो जाएगा, जो अशुद्धियाँ होता है पानी में वो ऊपर रह जाएगा. चाय को जब छानते हैं, चाय का छानने के टाइम क्या होता है, चाय का पत्ती ऊपर रह जाता है. क्योंकि चाय पत्ती हमारा कोई ज़रूरत है क्या, चाय बनने के बाद ज़रूरत नहीं है. तो चाय पत्ती तो हम पिएंगे, खाएंगे क्या, नहीं. तो पत्ती क्या होगा, वो ऊपर रह जाएगा. लेकिन चाय जो हम पीते हैं वो छान के नीचे आ जाएगा. तो ए लिक्विड पासेस थ्रू द फिल्टर. जब फिल्टर में की तरफ पानी जाता है तो पानी जो शुद्ध पानी होता है, जो शुद्ध लिक्विड होता है वो अलग हो जाता है. और शुद्ध और लिक्विड में से जो गंदा पार्टिकल्स होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होता है, वो भी अलग हो जाता है. उसके बाद डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए लिक्विड टू फॉर्म ए वेपर. डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम लिक्विड को गर्म करते हैं. किसी भी लिक्विड का तरल को हम गर्म करते हैं और गर्म करके उसको क्या बनाते हैं, वेपर बनाते हैं, उसको भाप बनाते हैं. एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक द लिक्विड. जब हम पानी, नॉर्मल जो पानी होता है, जो पानी लेके आते हैं, बहुत सारे लोग पानी को उबाल के पीते हैं. देखो, पानी को उबाल के पीते हैं कि नहीं. पानी को उबालने से क्या होता है, उसमें जो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होता है, पार्टिकल्स होता है, वो बहुत सारे जीवाणु होता है, पार्टिकल्स होता है, वो क्या होता है, मर जाते हैं. बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, भाप होके चला जाता है. तो पानी को हम